नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 भौतिक जगत के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना भौतिक जगत में कि विज्ञान क्या होता है, फिर हमने देखा था कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, हमने देखा था कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज बच्चों हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग भौतिक विज्ञान को जानने से पहले इस बात को जानेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान की कई शाखाएं हैं, जैसे कि गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, तमाम तरह के विज्ञान हैं जिसके बारे में आप पढ़े होंगे और जाने होंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है। प्राकृतिक विज्ञान। तो बच्चों, प्राकृतिक विज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें हम लोग प्रकृति की स्टडी करते हैं, यानी कि नेचर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? प्रकृति की स्टडी करते हैं। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग प्रकृति की स्टडी करते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान है। तो इसकी हमारे 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है बच्चों? पहला है आपका भौतिक विज्ञान, जिसके बारे में ही हम लोगों को सीखना है और जानना है। भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं बच्चों, फिजिक्स। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिस्ट्री भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? और ये आप लोगों की क्लास में ये तीनों सब्जेक्ट हैं, आप लोग जानते हैं ना। तो यानी ये तीनों जो है प्राकृतिक, जो आपको चैप्टर जो 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, आप लोगों का 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं क्लास 11th में जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है बहुत। इससे पहले आपने साइंस के तीनों ब्रांचेस को साथ में एक ही साथ पढ़ा था, लेकिन अब जो है आपके क्लास 11 में ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गया है। तो इसमें सबसे पहले है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक विज्ञान के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, आइए जानते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप बताइए। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो या इसको परिभाषा आपको देनी हो तो आप कैसे बताओगे? बताइए आप। बिल्कुल बच्चों, ये हमारे आसपास हमारी प्रकृति में जो भी नेचुरल फिनोमिना, जो भी प्राकृतिक परिघटनाएं हो रही है बच्चों, वो सब क्या है? ये फिजिक्स ही तो है, ये भौतिक विज्ञान ही है। आपका हमें देख पाना, मेरा आपको सुन पाना, या मैं अपने आसपास देख पा रही हूँ, ये मेरे हाथ में इस मार्कर का होना जो कि ऊपर मैं कर रही हूँ वापस नीचे गिर रहा है, ये क्यों हो रहा है? बताइए। ये मेरे जो आप कपड़ों का रंग देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक है, हम भी वही देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, ये क्या है? भौतिक विज्ञान ही तो है। ये दिन रात का होना, ये मौसम में परिवर्तन होना, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात का होना, ये तारों का टिमटिमाना। बच्चों, अगर इस तरह से देखिए तो हमारे जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं सब तो भौतिक विज्ञान ही है। कितना बताएं कि आपको क्या क्या है भौतिक विज्ञान। यानी कि अगर हमको इसको परिभाषा देना हो तो कि क्या है, तो इसको एक परिभाषा बच्चों दे भी नहीं सकते हैं। इसको हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि सारे जो लॉज, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी सिद्धांत आए हैं, वो सारे किसके बारे में? जो हमारी प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन करती है, विच टॉक्स अबाउट आवर नेचर। वो जो चीज़ जो हमारे प्रकृति में है उसकी स्टडी। तो इसको अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इट इज़ द साइंस। ये वह विज्ञान है जो हमारी प्रकृति की स्टडी करता है और उसके बारे में बताता है। ठीक है बच्चों? तो ये जो है हमारी जो फिजिक्स है ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही, और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सोचिए हम लोगों को अगर अपने प्रकृति के बारे में समझना है, हमको अपने फ्यूचर के बारे में समझना है बच्चों, अगर हमको अपने
फ्यूचर के बारे में समझना है तो हमको किसके बारे में समझना होगा? बिल्कुल हमें फिजिक्स के बारे में ही समझना होगा। अगर आप देखिए, हमने बोला कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में समझना है, तो हमें फिजिक्स के बारे में समझना होगा। कैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? बताइए। अच्छा देखिए, आप लोगों को अभी आज मौसम क्या है, आप लोग को मालूम है कि आज मौसम क्या है, और आपको अगर पता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपको पता रहेगा कि वेदर फोरकास्ट से पता रहेगा कि अब कुछ दिन के बाद में बरसात होने वाली है या मौसम का क्या रुख होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसे पता चली रहती है? ये तो होने वाला होता है बच्चों, कहीं साइक्लोन आने वाला होता है, उसके एग्जैक्ट समय और स्थिति का आपको पता रहता है। कैसे? ये सारी चीज़ें बच्चों जो फ्यूचर बताते हैं, जो हम लोग भविष्य का वर्णन कर सकते हैं, इसके पीछे क्या है बच्चों? हमारी फिजिक्स ही है। बिल्कुल सोचिए कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कितना हम लोगों को डेप्थ में इसको समझना है। आप समझिए कि इसको समझ लेंगे तो आप अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप होने वाली आसपास होने वाली चीज़ों को समझ लेंगे। बच्चों देखिए, एक उदाहरण के रूप में इसको समझिए। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, अब ये मार्कर हम ऊपर की तरफ किए और ये वापस नीचे की तरफ गिर गया। बच्चों ये क्यों गिरा? इसके पीछे भी फिजिक्स है। और ये क्या है फिजिक्स? बच्चों बताइए क्यों? क्योंकि अगर हम ये ऊपर फेंके तो ये ऊपर ही जाके उड़ के चला क्यों नहीं गया, क्यों नीचे आया? आंसर आपको पता है, डेट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके द्वारा लगाया गया? हमारी पृथ्वी के द्वारा। ये आपको कहाँ से पता है? बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि हमारे सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को बताया है, इसका लॉ ही एकदम पूरा दे दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके बारे में आपने पढ़ा है और हम लोग आगे भी बहुत इसको विस्तृत में चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या है? हमारी फिजिक्स है बच्चों। इसी के बेसिस पे हम लोग भी ये भी बता सकते हैं कि इसी मार्कर को अगर हम लोग किसी बिल्डिंग पे लेकर चले जाते हैं, कोई बिल्डिंग 50 मीटर की कोई ऊंचाई से है और हम यहीं बैठे हैं, और हम अगर कहते हैं कि इसी मार्कर को हम 50 मीटर की बिल्डिंग से वहाँ से अगर गिरा देते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बता सकते हैं कि कितने समय में ये मार्कर जो है ज़मीन पे आके गिरेगी। यानी हम लोग यहीं बैठे बैठे फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि ये मार्कर अगर 50 मीटर की बिल्डिंग से गिरेगी तो कितने समय में। ये कैसे? यस बच्चों, बिल्कुल आपने पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, आपने गति का समीकरण पढ़ा है, और उसमें आप लोग जानते हैं कि S इज इक्वल टू होता है बच्चों ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप अच्छी तरीके से इस बात को याद ही होगा। बिल्कुल। तो बच्चों, और आप भी जानते हो कि जब अगर इस मार्कर को हम ऊपर से गिराते हैं तो उस समय वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी उसकी आरंभिक वेग क्या रहेगा? बिल्कुल वो 0 रहेगा। ठीक है, और ये S हमको, S जो है बच्चों वो दूरी, तो वो दूरी आपको ऑलरेडी पता है कि वो 50 मीटर है। ठीक है, और U हमको पता है और हमें जानना है टाइम का, तो यहाँ पे तो 0 हो गया बच्चों, आप जानते हो। और यहाँ पे हम जो है हाफ, और यहाँ एक्सेलरेशन कौन सा काम कर रहा है बच्चों? कौन सा त्वरण काम कर रहा है? बिल्कुल ग्रेविटी हमारी काम कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ जी रख देंगे। ठीक है, और जी की वैल्यू आप सब लोग जानते हो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको पता है, यहाँ मतलब पुट कर दोगे आप लोग, और यहाँ 2 स्क्वायर। इस तरीके से आप जब यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे कि 9.8 और यहाँ पे t स्क्वायर, तो कुल मिला के आप जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप जान जाओगे t की क्या वैल्यू है, यानी कि कितने समय में आकर जमीन पे गिरा होगा। आप यहीं बैठे बैठे इस बात को प्रिडिक्ट कर सकते हो, इस बात को फ्यूचर में बता सकते हो। तो यानी कि बच्चों इसी तरीके से तमाम इक्वेशंस हैं, सारे लॉज के कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला है जो हमारी फिजिक्स ने डेवलप किया, और बच्चों हमने साइंटिफिक मेथड में, वैज्ञानिक विधि में बताया भी है कि हमारी जो लॉज हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे विज्ञान में हुआ है, उसकी पुष्टि होता है, उसका एक वेरिफिकेशन होता है, और दैट वेरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन दी व्हाट? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि गणितीय तरीके से फॉर्मूला के रूप में हमारे वैज्ञानिकों ने लाया है, और उसकी पुष्टि होता है, उसका वेरिफिकेशन, तभी कोई लॉज जो है एक फैक्ट के रूप में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा विज्ञान किसी ऐसे एजम्पशन पे नहीं है बच्चों, वो एक फैक्ट बना रहता है। ये अलग बात है, हमने भी देखा था उस समय कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए लॉज आते रहते हैं, डेवलपमेंट्स हमारे फिजिक्स में होता रहता है,
तो उस तरीके से हमारे लॉज में भी चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जब तक वो उसमें चेंज नहीं आ जाता है तब तक वही हमारा फैक्ट रहता है, वो वेरीफाइड रहता है। तो बच्चों इस तरीके से जब यहाँ पे हम टी का वैल्यू जान जाएंगे तो हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे देख करके भी देख सकते हैं कि अब हम वहाँ बिल्डिंग पे जाएंगे और वहाँ से 50 मीटर की दूरी से इसको फेंकेंगे और हम उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या जो टी हमारे बैठे बैठे यहीं से आया है, क्या वाकई वहाँ पे जाकर हम फेंकेंगे तो हमारे टी वही आएगा और हम पाएंगे कि सच में ये सही है। तो यानी कि बच्चों इस तरीके से तमाम हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, फार्मूला है जो हमारे अलग अलग लॉ से डेवलप हुए हैं, विकास हुआ है। तो इस तरीके से हमारा फिजिक्स के माध्यम से हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तब ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब फिजिक्स की कि फिजिक्स जो है हमारा फ्यूचर डिसाइड करना है, तो जब हमें बात करना हो कि अगर हमें समझना है फिजिक्स को, अगर हमें समझना है फ्यूचर को, तो हमें क्या जानना होगा? फिजिक्स को जानना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे लिए फिजिक्स इतना महत्वपूर्ण है, ये इसमें अब सोचने और समझने की बात नहीं है, ये हमें फील और महसूस करने की बात है। और यही हम लोग इस फिजिक्स पूरे जो क्लास 11, 12 आगे की क्लास में भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसी बात को महसूस करेंगे और इसका हम लोग आनंद उठाएंगे। तो बच्चों ये जो शब्द है फिजिक्स, तो ये फिजिक्स शब्द कहाँ से आया? अगर ये जो भौतिक विज्ञान आप हिंदी में कह रहे हो, तो ये जो फिजिक्स शब्द कहाँ से आया? चलिए देखते हैं बच्चों। ये जो शब्द है फिजिक्स, ये एक ग्रीक भाषा की 15वीं शताब्दी में बच्चों, 15th सेंचुरी या 15वीं शताब्दी में एक ग्रीस का एक शब्द था। वो कौन सा था? फ्यूसिस। तो ये जो शब्द है इसका मतलब था नेचर, इसका जो मतलब था नेचर यानी कि प्रकृति। और जो चूंकि हमारा विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है या जो फिजिक्स है वो हमारे नेचर की स्टडी है, प्रकृति का विज्ञान है, इसलिए जो है ये शब्द जो है फिजिक्स शब्द जो है, ये फ्यूसिस शब्द जो हमारा ग्रीक भाषा का 15वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई थी, वहाँ से लिया गया है फ्यूसिस शब्द। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि आगे की और कौन कौन भाषाओं में इसको क्या क्या कहा जाता है। तो बच्चों जैसे कि ये ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस है जिसका मतलब है नेचर, प्रकृति, तो इसको इंग्लिश भाषा में जो है फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द हमारा फिजिक्स है। और ये जो भौतिकी शब्द है बच्चों, ये हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है, भौतिकी, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारी फिजिक्स क्या है? हम भौतिक जगत का जो अध्ययन है वही हमारी फिजिक्स है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स जो है मैथ से उसका संबंध है, मतलब गणित और भौतिक विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो अब बताइए बच्चों, अगर हम बोलते हैं कि फिजिक्स का मैथ के साथ क्या संबंध है, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम यहाँ लिख दें कि भौतिक विज्ञान, और अगर इस तरीके से हम इसको लिखें कि ऐसे, देखिएगा बच्चों ये, तो आप इसको किस तरीके से समझेंगे? बिल्कुल बच्चों, इसका मतलब यही हुआ कि भौतिक विज्ञान जितना गणित पे निर्भर है उतना ही गणित हमारे भौतिक विज्ञान पे से संबंधित है। यानी कि इन दोनों का कोरिलेशन एक दूसरे के ऊपर अंतः संबंध है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि फिजिक्स बिना मैथ की, क्या आप कल्पना कर सकते हो? क्या कोई भी ऐसी थियरी, आप कोई भी लॉ जानते हो जिसके पीछे कोई फिजिक्स का जिसके पीछे मैथ नहीं हो? नहीं है बच्चे, आपके पास बिल्कुल है। आपको कोई भी ऐसा फैक्ट आपको जिसको अगर हम फैक्ट कहें, कोई फिजिक्स की चीज़ें फैक्ट है नहीं, क्योंकि वो किस पे निर्भर रहता है बच्चों? बिल्कुल, सारे लॉज का अपना एक मैथमेटिक्स है। सब आपको भी मालूम है, जैसे अभी गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो आप भी जानते हैं सर आइजैक न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण की बात की थी तो उन्होंने भी एक फॉर्मूला डेवलप किया था और निश्चित रूप से आपने उसको पढ़ा होगा। वो क्या था? G(m1m2/r²). बच्चों ये एक फॉर्मूला था जिस पे हर पूरा गुरुत्वाकर्षण, वो गुरुत्वाकर्षण कहाँ से कहाँ तक में
हमारे सारे हमारा सभी आसपास में सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना, ठीक है, और हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य के किनारे जो है सारे प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना, हमारे अर्थ के अराउंड जो है हम प्लैनेट्स का अराउंड सारे सैटेलाइट्स का रिवॉल्व होना, ये सब कहाँ से है बच्चों? वो सारी चीज़ों के पीछे क्या है? एक ही काम है, वो गुरुत्व, ये फॉर्मूला, इसी पे बेसिस पे सब है। तो यानी कि गणित का हर, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हमने जैसे बात किया कि मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन जो भी है वो सारी में मैथ जरूर है, ठीक है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो तमाम हमारे फिजिसिस्ट कौन होते बच्चे? बिल्कुल हमारे भौतिक विज्ञान के जो स्टडी करते हैं वो फिजिसिस्ट हैं, ठीक है। तो वो लोग जो हैं वो मैथमेटिशियन भी अच्छे हैं, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं हमारे खुद के सर आइजैक न्यूटन सर, वो भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन एज वेल एज ग्रेट फिजिसिस्ट ही। तो वो जो है, तो यानी कि अब कोई बच्चों जब स्पेस मिशंस, बड़े बड़े स्पेस मिशंस होते हैं, उसमें क्या बड़े बड़े मैथमेटिशियंस बुलाए जाते हैं, क्योंकि बड़े जो उसमें रिग्रेस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो, ठीक, उसके बेसिस पे ही हमारे जो है जितने भी आज तक सक्सेसफुल और जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं उसमें जो है वो फिजिक्स मैथ के बिना आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस इक्वेशंस को सॉल्व करके ही कोई फैक्ट आता है और वो वहाँ बाकी ये समझ पाते हैं कि किस समय किस पॉइंट पे कहाँ से कौन सा इंक्लिनेशन लेना, कहाँ पहुँचना है, एक डिस्टेंस और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेजर होती बच्चों। मैथमेटिक्स के बिना आप कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये भी अगर कहे तो कोई गलत नहीं होगा कि सारे मैथमेटिशियन जो हमारे हैं ना वो भी फिजिक्स नहीं रहता ना तो वो लोग भी जॉबलेस हो जाते, क्योंकि कितने तो जॉब उनको हमारे फिजिक्स से ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आप सोच भी सकते हो कि फिजिक्स और मैथ का एकदम अंतर संबंध है और दोनों एक दूसरे पे निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या संबंध है, यानी कि भौतिक विज्ञान और तकनीकी का आपस में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये टेक्नोलॉजी या क्या होता है, तकनीकी क्या होता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, ये जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट, जितने भी चीज़ों का विकास हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? तकनीकी के माध्यम से हो रहा है। और बच्चों आप कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीकी, जब आप शब्द लेते हैं तकनीकी, तो आपको भी पता है कि वो जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, जितनी भी आज हुई, कल हुई या कल को होगी, वो सब किसके बेसिस पे होती है बच्चों? बिल्कुल ये भौतिक विज्ञान ही है। बिल्कुल, कैसे हम लोग चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, आप लोग सभी लोग ओम्स लॉ जानते हो, सबको पता है ना? बिल्कुल आपने पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा है कि कोई वायर है, कोई तार है अगर, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, दो वायर के दो अलग एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, क्या रहता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडी से अगर हम वो कर देते हैं तो उससे क्या होता है? बिल्कुल करंट का फ्लो होने लगता है, उसमें क्या होता है? बिजली प्रवाहित होने लगती है। ये ओम्स लॉ है, ठीक है। और ये ओम्स लॉ अगर ऐसे देखा जाए तो आपके किसी आपके समझ के परे है या आप लोग समझते भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप जानते हो, लेकिन जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कभी भी विज्ञान के बारे में नहीं जाना है, वो क्या समझ पाएंगे ओम्स लॉ? वो क्या समझेंगे? बिल्कुल इसी ओम्स लॉ के बेसिस पे बना हुआ बल्ब जो हमारे थॉमस अल्वा एडिसन सर ने सबसे पहले आविष्कार किया था। किस चीज़ का किया था? बल्ब का। तो बच्चों वो उन्होंने जो आविष्कार किया था एडिसन सर ने, तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने भी इसी जो है V = I, उसमें ओम्स लॉ में सर बच्चों क्या बताया गया था कि V जो है प्रोपोर्शनल है I के, करंट के, और जब ये जो है अगर इसमें से प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो IR होता है, और ये रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है इसी बेसिस पे उन्होंने पूरा बल्ब का आविष्कार किया है। और आपके कहा जाए तो आपके यूज का या एक साधारण मनुष्य के यूज का क्या है? ये बल्ब है, ना कि ये ओम्स लॉ। लेकिन इस बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया है? ये इसी इक्वेशन का यूज किया था उन्होंने, यानी कि उस आविष्कार के लिए फिजिक्स से ही का ही हेल्प लिए थे। उसके बाद आपने देखा कि बल्ब में आप
पता नहीं आप लोग उस जमाने में हो नहीं, अभी भी आप लोग के यहाँ कहीं कहीं बल्ब जलता होगा, लेकिन हम लोग के ज़माने में जब हम लोग पढ़ा करते थे, आप लोगों की क्लास में 11-12 में पढ़ा करते थे, तो हम लोग के घर में भी बड़े बड़े बल्ब लगे रहते थे, कोई 100 वाट 200 वाट का पढ़ाई करने के लिए, तो 200 वाट के बल्ब लगा रहता था, तब तो हम लोग पढ़ पाते थे। तो सोचे कितना पावर कंज्यूम होता था ना, घर पे बिजली के बिल भी ज़्यादा आते थे। तो ये सब देखिए, जब भी कोई परेशानियां आती हैं, जब कोई भी चीज़ों का, तो उसके लिए क्या होता है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या पड़ी, हमें बिजली का बिल कम करना है, क्योंकि हम जब बिजली चलाते थे तो फैन चलाते थे, तो उस समय कूलर बंद करते थे, एसी बंद करते थे, मतलब कहने का कि अगर एक चीज़ चलाना हो तो दूसरी चीज़ हमें बंद करना पड़ता था, क्योंकि हमारे लिमिटेड पावर सप्लाई था। तो हमको कुछ तो कम करके कुछ वो करना था। अब हमको सब कुछ यूज करना है एट द सेम टाइम, तो हम फिर उसके लिए कहाँ गए, फिर से हम फिजिक्स की ही हेल्प लिए, और उस समय जो हमारे जो है CFL का आविष्कार हुआ। CFL बच्चों, CFL, अब बताइए आपने CFL जानते हैं, CFL क्या होता है बताइए। सब जानते हैं कि ये कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, लैंप, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोग भी जानते हो कि जब CFL अब भी उसको कहीं कहीं यूज होता है, आप देखते हो ऐसे घूम घूम के थोड़ा मोटा रहता है वो, लेकिन वो 100 वाट और 200 वाट का नहीं, उसको आप देखोगे 20 वाट 40 वाट, कम से कम उतने में जो 200 वाट का प्रकाश हमको जितना मिलता था, जितने में हम देख पाते थे, वो हमारे 40 वाट पे ही हम उतना देख पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लगा नहीं 40 वाट भी थोड़ा ज़्यादा है, क्यों नहीं कुछ इन्वेंशन किया जाए कि हमारा जो है थोड़ा सा और हमारा पावर सप्लाई कम लगे और हमारी बिजली की बचत हो जाए, और हम और भी चीज़ें घर में चला दिए। तो उसके बाद आया एक ये LED, क्या आया बच्चों, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आप LED बल्ब आपके घर में भी जलता होगा, सबको पता है, 5 वाट 2 वाट तक के भी 5 वाट 10 वाट 15 वाट 20 वाट, इसमें एक सफिशिएंट प्रकाश आपको देखने मिल सकता है। और ये सब CFL के लिए, LED के, इसके लिए किसका हम लोग हेल्प लिए, सब वापस इस सब के इन्वेंशन के लिए, ये जो भी टेक्नोलॉजी हमारा विकास हो रहा है, इसके सब के लिए इन्होंने किसकी मदद ली होगी, फिजिक्स की। किसकी मदद ली होगी बच्चों, फिजिक्स की। तो बच्चों ये जो CFL है, जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, इसका आविष्कार किसने किया था बच्चों, आप बताइए। बिल्कुल एडवर्ड E. हैमर सर ने। किसने किया था, एडवर्ड E. हैमर सर ने। तो ठीक है, ये आपको याद करने के लिए नहीं, बस आपको समझने के लिए है। तो वो जो है हैमर सर भी गए होंगे, किसकी मदद लिए होंगे, फिजिक्स की मदद लिए होंगे, और जिसके बाद उन्होंने CFL का आविष्कार किया, नया इन्वेंशन किया और नई टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की। इसी तरीके से LED का आविष्कार किसने किया था, सर हालनयाक ने। और उन्होंने भी किसकी फिर मदद ली होगी, इसको अपने इस टेक्नोलॉजी की इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए वो फिर से कहाँ गए होंगे, फिजिक्स के पास गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब भी हमें हमारे जो मानव के हम लोगों की मानव की ज़रूरतों के हिसाब से हमने जो कुछ नई तकनीकी की ज़रूरत पड़ी, कुछ नई तकनीकी का विकास की ज़रूरत पड़ी है, तो हम किसकी मदद लेने पहुंच जाते हैं, फिजिक्स की मदद। तो यानी फिजिक्स के बिना हमारी कोई तकनीकी का विकास नहीं पता। बच्चों आपके हाथ में सबसे पहले बताइए, इस समय आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, किससे, चाहे आप मोबाइल के माध्यम से या तो आप टेलीविज़न के माध्यम से हमसे जुड़े होंगे। अब आप क्या सोच सकते हैं कि ये जो टेलीविज़न है, ये मोबाइल है, ये कहाँ से, इसका विकास कहाँ से हुआ, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। बिल्कुल बच्चों, इस टेक्नोलॉजी के पीछे भी हमारी फिजिक्स ही तो है। और इस फिजिक्स को आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे बच्चों, किसमें आप पढ़ेंगे, सिलिकॉन चिप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सिलिकॉन चिप्स, और जिसके बारे में आप देखेंगे कि सिलिकॉन चिप्स से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं, और किस तरीके से ये सिलिकॉन चिप्स सेमीकंडक्टर्स का यूज करके जो आपकी मोबाइल है, आपके टेलीविज़न है, आपके लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बिल्कुल आपके जो है फिजिक्स का ही हेल्प लेता है बच्चों। यानी कि आप दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ कि बिना फिजिक्स के आप टेक्नोलॉजी या तकनीक की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों
आज हम लोग जाने क्या जाने, सबसे पहले हमने जाना कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहाँ से हुई है, ठीक है। फिर हमने जाना क्या कि फिजिक्स और मैथ का क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है। और आगे हमने फिर देखा कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या संबंध और कितना गहरा संबंध है। तो बच्चों, आप आज अगर ध्यान से सुने होंगे, तो मेरे पास समय कम था तो मैं बहुत उदाहरण नहीं दे पाई। आपको होमवर्क के लिए है ये काम कि आप उसमें उदाहरण दीजिएगा कि किस तरीके से मैथ और फिजिक्स आपस में कोरिलेशन है, उनके बीच में सहसंबंध है। कुछ और उदाहरण दे के आप लोग उसको लिखिएगा। और दूसरा आप फिर कुछ उदाहरण दे के बताइएगा किस तरीके से भौतिक विज्ञान और तकनीक के बीच का आपस में संबंध है। इसको आप लोग करिएगा। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है हमारे फिजिक्स के, और हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स की जो हमारे जो प्रकृति है उसके कौन कौन से मूल बल हैं, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में जानेंगे बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स को समझते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।